Hello students, in this video I am Kumar going to solve the problems of NCERT textbook from problem number 2.1 to 2.5 of chapter 2 electrostatic potential and capacitance in video number 20, that is part 20 of this chapter. इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स 2.1 से लेकर 2.5 तक का सॉल्यूशन किया जाएगा। वैसे तो इस चैप्टर का प्रॉब्लम से रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ मैंने पहले ही यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया गया वे सभी मिक्स प्रॉब्लम थे। मतलब कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सिमिलर प्रॉब्लम्स थे तथा कुछ सीबीएसई 12th बोर्ड और अदर 12th स्टेट बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रॉब्लम्स थे, या फिर नीट तथा आईआईटी जेईई में जिस ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया गया था। लेकिन स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए मैंने अलग से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को अलग वीडियोज में करने का डिसीजन लिया है, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स का फर्स्ट पार्ट ओवरऑल इस चैप्टर का वीडियो नंबर 20 इस वीडियो में किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम 2.1 को डिस्कस करें, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जिसे 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है तथा इसके अलावा नीट तथा आईआईटी जेईई में भी इस ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम 2.1 इज टू चार्जेज, one is +5 × 10⁻⁻8 coulomb and other is -3 × 10⁻⁻8 coulomb are located 16 cm apart. At what point or points on the line joining two charges is the electric potential 0? इस प्रॉब्लम में दो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, एक +5 × 10⁻⁻8 coulomb और जिसको सपोज किया जाए ए पॉइंट पर सिचुएटेड है, +5 × 10⁻⁻8 coulomb, जो कि एयर या वैक्यूम में सिचुएटेड है पॉइंट ए पर। और दूसरा चार्ज कौन सा है? दूसरा चार्ज है पॉइंट बी पर, नेगेटिव चार्ज है -3 × 10⁻⁻8 coulomb, जो कि चार्ज Q2 है और Q1 है +5 × 10⁻⁻8 coulomb। तो दोनों सपोज किया गया पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है और पॉइंट बी पर, दूसरा पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज -3 × 10⁻⁸ coulomb सिचुएटेड है। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? R = 16 सेंटीमीटर। ये R = 16 सेंटीमीटर दोनों के बीच का सेपरेशन है, और 16 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 16/100 दैट इज 0.16 मीटर। अब इन दोनों चार्जेज को, मतलब +5 × 10⁻⁻8 coulomb तथा -3 × 10⁻⁻8 coulomb को ज्वाइन करने वाला लाइन के किस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ चार्जेज के कारण, दोनों चार्जेज के कारण जो कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कुल विद्युत विभव है, वह किस बिंदु पर 0 होगा वह मालूम करना है। इसका दो सिचुएशन हो सकता है। इसमें यह फर्स्ट सिचुएशन है, यह फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस है कि जब वह पॉइंट दोनों चार्जेज को, मतलब
+5 × 10⁻⁸ कूलम को और फिर -3 × 10⁻⁸ कूलम को ज्वाइन करने वाला लाइन के अंदर हो। तो सपोज किया जाए कि वह पॉइंट P है जो कि पॉजिटिव चार्ज +5 × 10⁻⁸ कूलम से कितना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है x मीटर डिस्टेंस पर है, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं लेकिन सपोज किया जाए x मीटर डिस्टेंस पर है SI यूनिट में। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब वह पॉइंट P जो कि दोनों चार्जेज के, दोनों जो गिवन चार्जेज है, दिए गए चार्जेज हैं, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन जो AB है उस पर वह पॉइंट P है पॉजिटिव चार्ज +5 × 10⁻⁸ कूलम से कितना डिस्टेंस पर, x मीटर डिस्टेंस पर, जहाँ पर बोथ चार्जेज के कारण, दोनों चार्जेज के कारण कुल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुल विद्युत विभव क्या है, 0 है। माने इस पॉइंट पर V = 0 है, इस पॉइंट पर V = कितना है, 0 है, मतलब V = V1 + V2, दैट इज +5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण पोटेंशियल अगर P पर V1 सपोज किया जाए और या V1 कैलकुलेट किया जाए, और फिर -3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल अगर V2 सपोज V2 कैलकुलेट किया जाए, तो दोनों का सम जो होगा V1 + V2 वह टोटल पोटेंशियल हो गया V, वह क्या है, प्रॉब्लम के अनुसार 0 है। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना होता है, फार्मूला V = 1/4πε0 Q/R। तो उसका फार्मूला का यूज करके हम ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में वह पॉइंट P +5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज से x मीटर डिस्टेंस पर है और दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अंदर है। तो अगर प्लस फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज +5 × 10⁻⁸ कूलम से P पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो दूसरे चार्ज सेकेंड चार्ज -3 × 10⁻⁸ कूलम से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r - x, दैट इज 0.616 - x मीटर। 16 सेंटीमीटर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, बोथ चार्जेस के बीच का, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.16 मीटर। तो अदर चार्ज, नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.16 × -x मीटर, जहाँ पर कि जिस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल 0 है। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 = कितना है, 0 है। V1 किसके कारण पोटेंशियल है, A पॉइंट पर +5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल है, और V2 किसके कारण पोटेंशियल है, P पॉइंट पर, इसी पॉइंट P पर V2 पोटेंशियल है -3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण। तो V1 कितना होगा, और V1 हो जाएगा, फार्मूला पॉइंट चार्ज का यूज करें, पॉइंट चार्ज के कारण x डिस्टेंस, मतलब 5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण x मीटर डिस्टेंस पर P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 × चार्ज हो गया कितना, प्लस क्यों किया जाएगा, +5 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना है, x मीटर, P पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज +5 × 10⁻⁸ कूलम से। तो ये V1 हो गया, V1 का वैल्यू। और V2 अब B पॉइंट पर दूसरा चार्ज है, सेकेंड चार्ज -3 × 10⁻⁸ कूलम, उसके कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल है, वह कितना होगा, फिर फार्मूला से 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ अपॉन 0 पॉइंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस 0.16 - x, क्योंकि बहुत चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 0.16 मीटर है या 16 सेंटीमीटर है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस हम x मीटर सपोज करते हैं, तो रिमेनिंग सेकेंड चार्ज नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस 0.16 - x मीटर होगा। तो 0.16 - x = अब नेट चार्ज कितना हो गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम टोटल चार्ज 0 हो गया है, दोनों बहुत चार्जेस के कारण इसी पॉइंट P पर। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइड चेंज कर दें तो मतलब प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, साइड चेंज कर दें तो ये टर्म भी, सेकेंड टर्म, ये नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको RHS में ले जाते हैं। तो 1/4πε0 × 5 × 10⁻⁸ अपॉन x = 1/4πε0 ये प्लस माइनस है तो उधर जा करके राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, 3 × 10⁻⁸ अपॉन 0.16 - x। अब 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ और 10⁻⁸ भी LHS और RHS में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 5/x = 3/0.16 - x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 5 × क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 0.16 - x = 3 × x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। और अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से हटा लें तो 5 × 0.16 5 × 0.16 - 5x, 5 को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ टर्म से। तो 5 × 0.16 - 5 × x = 3x। और
0.16 इंटू 5, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 80, लेकिन 2 प्लेस पर डिसमल है तो 0.80 इक्वल्स टू, अब -5x है, RHS में ले जाएंगे तो +5x हो जाएगा, तो 5x + 3x इक्वल टू 8x, एक ही बार लिख देते हैं देयरफॉर। और यहाँ कितना हो गया 0.080 है तो इसको 0.8 लिखा जा सकता है, तो और इसको हम लिख सकते हैं, और 0.80 को 0.8 इक्वल्स टू 8x, देयरफॉर x इक्वल टू 0.8/8 दैट इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर किस चार्ज से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज +5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, जहाँ से हमने इस पॉइंट को जिस चार्ज से सपोज किया था, तो उसी चार्ज से, उसी पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा 0.1 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इक्वल टू 100, तो 0.1 इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज +5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, वेयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेज बिकम्स 0। ये आंसर हो गया, फर्स्ट केस का आंसर हो गया, फर्स्ट सिचुएशन का, जब वह पॉइंट P बोथ चार्जेज, दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के अंदर है, बीच में है, अंदर है, तो ये 0.1 मीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज +5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड सिचुएशन, वी कैन ऑल्सो डिस्कस द सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड केस, जब वह पॉइंट P बोथ चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के बाहर हो, तो सपोज करते हैं वह पॉइंट P B पॉइंट के राइट साइड में है, और उसका डिस्टेंस अब उसी पॉजिटिव चार्ज से कितना है, x मीटर है, तो ये सेकेंड केस हो गया, सेकेंड सिचुएशन। अब इसके लिए फिर से एक डायग्राम हम इसके लिए स्केच करते हैं कि A पॉइंट पर कौन है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, और दूसरा पॉइंट है, सपोज दूसरा पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट सपोज किए B है जिस पर कि निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉइंट B है उस पर निगेटिव चार्ज है -3 इंटू 10⁻�8 कूलम, लेकिन अब पॉइंट P कहाँ है, दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन AB के बाहर है, तो सपोज करते हैं B पॉइंट के राइट साइड में है, दाईं ओर है, ये पॉइंट P है, यहाँ पर कि टोटल पोटेंशियल बोथ चार्जेज के कारण +5 इंटू 10⁻�8 कूलम के कारण, तथा फिर -3 इंटू 10⁻�8 कूलम के कारण कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल 0 होगा इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम V इक्वल टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू 0, लेकिन ये पॉइंट, यह पॉइंट अब क्या है, बोथ चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन, दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के बाहर है, तो सपोज करते हैं कि बाहर है तो कितना डिस्टेंस पर है, तो सपोज कर लें कि +5 पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस x मीटर है, x मीटर डिस्टेंस है, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 16 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.16 मीटर बोथ चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है। तो अब इस पॉइंट P जो कि बाहर है, आउटसाइड है, बोथ चार्जेज को, दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के, और निगेटिव चार्ज के राइट साइड में है, तो उसका डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज +5 इंटू 10⁻�8 कूलम से कितना डिस्टेंस पर, x मीटर डिस्टेंस पर। तो अब B चार्ज से, मतलब B पर जो पॉइंट चार्ज है -3 निगेटिव चार्ज -8 कूलम, -3 इंटू 10⁻�8 कूलम, उससे उस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर उससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस 0.16, क्योंकि यह डिस्टेंस P पॉइंट का हमने पॉजिटिव चार्ज A पर जो पॉजिटिव चार्ज है +5 इंटू 10⁻�8 कूलम, उससे x मीटर डिस्टेंस लिया है, तो B पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस, x में से दोनों बोथ चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 0.16 मीटर को माइनस कर लेंगे, तो वही डिस्टेंस हो जाएगा कौन, B से P का डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, B से P का डिस्टेंस, निगेटिव चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस जहाँ नेट पोटेंशियल 0 है, कितना हो जाएगा x माइनस 0.16 मीटर, x माइनस 0.16 मीटर हो गया। अब फिर हम जो फार्मूला है सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण या सोर्स चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है P, उस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, उस फार्मूला का यूज करें जो फर्स्ट केस में हमने किया है। तो अब फिर क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल इस केस में V इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पर बोथ चार्जेस के कारण, तो +5 इंटू 10⁻⁸ का 8 कूलम चार्ज के कारण पोटेंशियल को हमने सपोज किया V1, और निगेटिव चार्ज -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल सपोज किया V2, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, और V1 कितना हो जाएगा, फिर फार्मूला यूज करने पर 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज है, मतलब V1 किसके कारण है, A पॉइंट पर +5 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज के कारण P पॉइंट पर,
पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू +5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, +5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम से चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, x मीटर, अपॉन x प्लस फिर V2 किसके कारण है, पोटेंशियल पी पॉइंट पर, उसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निगेटिव चार्ज के कारण, बी पॉइंट पर जो निगेटिव चार्ज है -3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई -3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x माइनस, अब इस निगेटिव चार्ज बी पॉइंट पर -3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा x में से दोनों बोथ चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को माइनस कर लें तो x माइनस 0.16 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब फर्दर हम कैलकुलेट अगर करें इसे तो हमारा सेकेंड रिजल्ट भी आ सकता है सेकेंड केस में, कि वह पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से हमने डिस्टेंस लिया है, x मीटर डिस्टेंस पर है, तो वह x मीटर डिस्टेंस कितना होगा, जो कि दूसरा पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट होगा, जहाँ की टोटल पोटेंशियल बोथ चार्जेज के कारण, दोनों चार्जेस के कारण 0 होगा। तो अब यहाँ पर फिर प्लस माइनस हो जाएगा सेकेंड टर्म, क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो अगर साइड चेंज कर देंगे तो फिर वह टर्म क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर फर्दर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x माइनस 0.16। सेकेंड टर्म भी जो कि निगेटिव था, प्लस माइनस निगेटिव चार्ज के कारण साइड चेंज करने पर पॉजिटिव हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोथ साइड्स में कैंसिल हो गया। अब 10 टू पावर -8 और 10 टू पावर -8 कूलम में है, तो चार्ज का वैल्यू में निगेटिव चार्ज, तो वो भी कैंसिल हो गया निगेटिव पावर वाला। तो बचा क्या, 5/x इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 0.16। फिर से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 0.16 इक्वल्स टू 3x, और 5 इंटू एक्स, अब ब्रैकेट को हटा दें तो 5 को x से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर 5 को 0.16 से 5x माइनस 5 इंटू 0.16 इक्वल टू 3x, और 5x माइनस 0.16 इंटू 5 इक्वल टू 0.80, तो 0.80 इक्वल टू 3x, और 5x माइनस 3x प्लस 3x है, तो उसको साइड चेंज करके LHS में लाएंगे, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 0.80 है, 0.80, तो साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस 0.80, तो 0.80 को केवल 0.8 लिखा जा सकता है, और कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 0.8, दैट इज 0.8 मीटर, देयरफॉर x इक्वल टू 0.8 अपॉन 2, दैट इज 0.4 मीटर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4 इंटू 100 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। सेकेंड आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर, मतलब सेकेंड पॉइंट P जब दोनों चार्जेस के से को ज्वाइन करने वाला लाइन के बाहर होगा, तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से, वही उसी चार्ज से ए पर जो चार्ज है कितना, +5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, उससे कितना डिस्टेंस पर होगा, 40 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया सेकेंड केस का। तो फर्स्ट केस का आंसर कितना आया था, 10 सेंटीमीटर, +5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर टोटल पोटेंशियल बोथ चार्जेस के कारण 0 होगा। और सेकेंड सिचुएशन में जब वह पॉइंट P बोथ चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के बाहर होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज से +5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ टोटल पोटेंशियल बोथ चार्जेस के कारण, दोनों चार्जेस के कारण कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कहाँ से, तो आंसर लिखेंगे ब्रैकेट में, फ्रॉम चार्ज +5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, जहाँ से हमने सपोज किया था। तो ये फर्स्ट 2.1 प्रॉब्लम नंबर 2.1 NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इसके दोनों केसेस का, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। और हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन करने वाले क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी इससे
मतलब इस सॉल्यूशन से एडवांटेज ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मतलब जो डिजिट वर्क है वो तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में तो सेम ही होगा, तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे समझ से। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 2.2 सेकेंड चैप्टर का दूसरा प्रॉब्लम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 cm हैज ए चार्ज 5 microcoulomb at each of the vertices. Calculate the total potential at the center of the hexagon. We have to find the total potential at the center of the regular hexagon due to the charges, equal charges plus 5 microcoulomb are placed at each vertex of the hexagon. तो all charges के कारण, सभी वर्टेक्स पर जितने चार्जेज हैं 5 microcoulomb के 6 चार्जेज हैं, उनके कारण इस हेक्सागन के सेंटर पर कितना टोटल पोटेंशियल होगा यह कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें मालूम करना होगा कि ईच कॉर्नर मतलब हेक्सागन षटभुज के प्रत्येक कोने से केंद्र की दूरी कितनी है, सेंटर की दूरी कितनी है, हेक्सागन का डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम ए से सपोज करते हैं, इसका नाम दिया है हेक्सागन का ABCDEF, तो अगर ए से इसको अगर ज्वाइन करते हैं सेंटर को, तो यह जो लाइन होगा AO इस एंगल को इंटरसेक्ट करेगा, एंगल BAF, मतलब दो साइड्स को हेक्सागन के दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाला ये पॉइंट लाइन होगा। मतलब वर्टेक्स A से, मतलब षटभुज के शीर्ष A से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, वर्टेक्स A से O का डिस्टेंस होगा, तो इस एंगल को दो साइड को ज्वाइन करने वाला जो एंगल है, मतलब A है, तो उसको इंटरसेक्ट करेगा। और हम जानते हैं कि हेक्सागन में दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120। तो ये कितना हो जाएगा, ये चूँकि AO इंटरसेक्ट करेगा इस पूरे एंगल को BAF को, तो ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। तो अगर B से O को भी हम ज्वाइन कर लें, वर्टेक्स B को, हेक्सागन के वर्टेक्स शीर्ष B से अगर सेंटर को, हेक्सागन के सेंटर को ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगा। यहाँ पर भी एंगल ABC को इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन BO, B से O को ज्वाइन करने वाला लाइन इसे भी इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दो हेक्सागन के दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, 120, तो ये 60 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये 60, अब क्या हो गया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, AOB फॉर्म हो गया। दो वर्टेक्स को, मतलब हेक्सागन के दो वर्टेक्स, दो शीर्षों को A तथा B को, कॉर्नर्स को सेंटर से ज्वाइन किए, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ये ट्रायंगल अब देख रहे हैं, इसके दो एंगल्स हैं कितने, 60, 60, 120। तो फिर रिमेनिंग एंगल हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में टोटल एंगल 3 किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो एंगल मिल करके 60, 60, यहाँ पर एंगल OAB और एंगल OBA 60, 60, 120। तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा सेंटर पर, कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारा होगा, अगर F से O को हम ज्वाइन कर देंगे तो AOF भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। फिर O से C को ज्वाइन, C से कॉर्नर C को अगर सेंटर से ज्वाइन कर लें तो फिर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। D से O को ज्वाइन कर लें, मतलब हेक्सागन के कॉर्नर D को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर लें तो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और फिर अगर कॉर्नर E को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें, मतलब हेक्सागन का षटभुज का जो कोना है E, कॉर्नर E, उसको अगर सेंटर से ज्वाइन कर लें तो फिर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड इक्वल होता है। तो चूंकि हमको साइड दिया, हेक्सागन का साइड दिया हुआ है प्रत्येक साइड का 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया AOB। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी AO भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, AO भी 10 सेंटीमीटर, BO भी 10 सेंटीमीटर, CO भी 10 सेंटीमीटर, है ना, साइड के इक्वल हो जाएगा। DO भी 10 सेंटीमीटर, फिर EO भी 10 सेंटीमीटर, फिर FO भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार हेक्सागन के षटभुज के प्रत्येक कॉर्नर से, प्रत्येक कोने से सेंटर की दूरी कितना हो गया, जहाँ पर कि प्रत्येक कोना पर चार्ज रखा हुआ है, प्रत्येक कोने पर कितना, +5 माइक्रोकूलम का। तो इस कॉर्नर पर +5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इस कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए अब आसानी से, चूँकि कॉर्नर A पर चार्ज +5 क्यू है, माइक्रोकूलम है, उसके कारण सेंटर पर मालूम करना है, तो ये डिस्टेंस हमको मालूम हो गया। फिर B कॉर्नर पर कितना है,
हेक्सागोन के बी कॉर्नर पर 5 माइक्रो कूलम इक्वल चार्ज है, उसके कारण भी सेंटर पर ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर सी कॉर्नर पर भी है तो ऊपर उसके कारण भी सेंटर का डिस्टेंस, सी कॉर्नर से भी सेंटर का हेक्सागोन के सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। डी कॉर्नर से भी हेक्सागोन के सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार 6 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल कितना हो गया? अगर मतलब एक कॉर्नर पर ए पर सपोज किया जाए, ए पर 5 माइक्रो कूलम के कारण सेंटर पर पोटेंशियल हमने मालूम कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण ये जो पॉइंट चार्ज इसको मान सकते हैं, ए पॉइंट पर प्लस 5 माइक्रो कूलम तो उसके कारण सेंटर पर पोटेंशियल हम मालूम कर लेंगे। फिर वही फार्मूला 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन AO, आर की जगह AO हो गया। फिर बी पर चार्ज है उतना ही 5 माइक्रो कूलम, तो उसके कारण 1/4πε0 5 × 10⁻⁶ कूलम इंटू डिस्टेंस हो गया अपॉन BO। फिर सी कॉर्नर के कारण फिर उतना ही 1/4πε0 5 × 10⁻⁶, अगर माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लें, और डिस्टेंस हो जाएगा CO जो कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, 10/100 मीटर। तो एक कॉर्नर पर जो चार्ज है प्लस 5 माइक्रो कूलम हेक्सागोन के या एक वर्टेक्स पर, तो उसके कारण सेंटर पर पोटेंशियल मालूम करके 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल सेंटर पर मिल जाएगा। जितने भी मतलब हेक्सागोन के ऑल 6 वर्टेक्स या ऑल 6 कॉर्नर पर जो चार्जेज हैं इक्वल चार्जेज, उसके कारण टोटल पोटेंशियल मालूम हो जाएगा। और प्रत्येक वर्टेक्स के कारण हम निकालें, ए के कारण O पर, फिर बी के कारण O पर आएगा उतना ही आएगा, सी के कारण O पर भी उतना ही आएगा, डी। तो उतना निकालने से बेटर है कि एक कॉर्नर पर चार्ज के कारण सेंटर पर निकाल लिया जाए। सपोज करते हैं पोटेंशियल V1 है, तो टोटल पोटेंशियल ऑल 6 कॉर्नर्स पर हेक्सागोन के जो चार्जेज हैं, तो उसके कारण टोटल पोटेंशियल सेंटर पर कितना हो जाएगा? 6 × V1 हो जाएगा, क्योंकि 6 कॉर्नर्स हैं हेक्सागोन में। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर? तो हमारा साइड कितना हो गया? AO सभी डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योमेट्री हमको साइड सब दिया हुआ है। हेक्सागोन का साइड AB = BC = CD = D = EF = AF, ये सभी साइड हमको दिया है। 10 सेंटीमीटर दैट इज 10/100 मीटर, दैट इज 1/10 मीटर, दैट इज 1/10 मीटर हो जाएगा। 10/100 मीटर दैट इज 0 से 0 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, तो 1/10 मीटर 0.1 मीटर हो गया साइड है। तो ज्योमेट्री से क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया कि जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्सागोन के दो साइड्स के बीच का एंगल, खरबूज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है? 120 होता है। तो और यहाँ पर जब कॉर्नर से प्रत्येक कॉर्नर से अगर सेंटर को मिलाने वाला, ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उस एंगल को इंटरसेक्ट करेगा, तो इसलिए 60-60। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री क्या हो गया? AO = BO, फ्रॉम द ज्योमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसलिए कई ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री, ज्यामिति से हम जानते हैं, ज्यामिति से ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में ऑल साइड्स 3 साइड सेम होता है, इक्वल होता है। तो AB साइड दिया है तो AO BO सभी जो है साइड के इक्वल हो जाएगा। AO = BO = CO = DO = EO = FO, सभी जो है साइड के इस साइड के इक्वल हो जाएगा। AB या BC जो भी हो, से AB = 10 सेंटीमीटर भी हो जाएगा, मतलब 0.1 मीटर भी हो जाएगा। इसलिए टोटल पोटेंशियल अब सेंटर पर कितना हो जाएगा? हेक्सागोन के सेंटर पर ऑल 6 कॉर्नर पर जो चार्जेज हैं, इस कॉर्नर पर चार्ज कितना है, प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है? 5 माइक्रो कूलम। तो उसके कारण इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन due to all charges at the vertex of the kept at the all charges lie on the vertex of the or corner of the hexagon, due to that is all 6 charges, that is due to the charges, equal charges at the vertex at the vertices of the hexagon इज टोटल पोटेंशियल V हो गया। तो ये 6 × V1 किसके कारण हुआ? हेक्सागोन के किसी एक कॉर्नर पर 5 माइक्रो कूलम चार्ज के कारण उसके सेंटर पर, मतलब हेक्सागोन के सेंटर पर पोटेंशियल विभव, तो V1 है। फार्मूला हम जानते हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, मतलब किसी खटभुज के केंद्र पर, सम खटभुज के केंद्र पर उसके सभी कोने पर रखे गए, उसके सभी कितने कोने हैं? 6, सभी 6 कोने हैं, उस पर रखे गए समान आवेशों 5 माइक्रो कूलम आवेशों के कारण
खटभुज के केंद्र पर कुल विभव हो गया कितना, V बराबर 6 इंटू V1। यहाँ V1 क्या है, किसी एक कॉर्नर, किसी खटभुज के किसी हेक्सागोन के किसी एक कॉर्नर, सपोज किया जाए कॉर्नर ए है, उस पर चार्ज 5 माइक्रोकूलम के कारण हेक्सागोन खटभुज के केंद्र षटभुज के केंद्र पर विभव V1 हो गया किसी एक कॉर्नर के कारण। तो कॉर्नर ए, कोने ए पर +5 माइक्रोकूलम के कारण सेंटर ओ पर, हेक्सागोन के सेंटर ओ पर विभव हो गया, पोटेंशियल हो गया V1। और चूंकि 6 कोने हैं, 6 कॉर्नर्स हैं, तो उसके कारण 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसके कारण केंद्र पर हेक्सागोन के सेंटर पर कुल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V = 6 इंटू V1। तो 6 V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला है पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, r दूरी पर कोई बिंदु होगा वहाँ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह कितना हो गया, 5 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में बदल दें, 5 × (10⁻⁻6) अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, AO डिस्टेंस कितना हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर, सभी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर = 0.1 मीटर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, तो 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 5 × 10⁻⁻6 है, और नीचे भी 0.1 है, मतलब 1 × 10⁻⁻1 या 1/10 कर सकते हैं, तो 10 ऊपर में चला जाएगा, तो 10⁻⁻6 × 10, तो 10 टू पावर कितना बचेगा, -5। तो 0.1 से ये -6 न्यूट्रलाइज होकर कितना बचेगा, कैंसिल होकर -5 × 10⁻⁻5। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 × 6, 9 × 5 दैट इज 45 × 6, तो 45 में 6 से मल्टीप्लाई कर लें, और 9 × 10⁹ × 10⁻⁻5 दैट इज 9 में से -5 पावर घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बचेगा, 9 - 5 = 4, 10⁻+4। तो कितना हो गया टोटल पोटेंशियल, कुल विभव V = देयरफॉर V = 9 × 6 दैट इज 54 × 5, 54 × 5 दैट इज 5 × 4 20, रिमाइंडर 2, 5 × 5 25 + 2 27, दैट इज वी हैव 2, कितना हो गया, 9 × 6 54 × 5 270 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर कितना हो गया, 10 टू द पावर 9 - 5 दैट इज 10 टू पावर 4, दैट इज इसे लिखा जा सकता है 27 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर 27 × 10 270 हो गया, तो 10 यहाँ पर है, एक 0 है, 270 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 10 टू पावर 4 के साथ, 10 टू पावर 4 × 10 दैट इज 10 टू पावर 5। अब फिर यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा, और 10 से फिर नीचे भी डिवाइड करते हैं तो 2.7 × 10 टू द पावर 6 इतना वोल्ट हो गया, 27 × 10 टू पावर 5 वोल्ट, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 2.7 × 10 टू पावर 6 वोल्ट। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 टू पावर 5 × 10 10 टू पावर 6, और डिनोमिनेटर में भी 10 से, चूँकि 10 से अब डिवाइड हो गया, तो कहने का मतलब है कि 27/10 दैट इज 2.7 × 10 टू पावर 6 वोल्ट। वोल्ट के लिए सिंबल भी यूज किया जाता है आंसर। इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया, टोटल पोटेंशियल मिल गया, टोटल पोटेंशियल कुल विद्युत विभव मिल गया, कहाँ, रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर पर, उसके सभी कॉर्नर्स पर, सभी वर्टेक्स पर जो सिमिलर चार्ज रखा, सेम चार्ज रखा गया है, सिमिलर चार्ज 5 माइक्रोकूलम चार्ज, इक्वल चार्ज है, उसे इक्वल चार्ज कहें, तो इक्वल चार्जेस के कारण सभी कोने पर जो इक्वल चार्जेस रखा है सभी कॉर्नर पर, उसके कारण सेंटर पर टोटल पोटेंशियल मिल गया 2.7 × 10 टू पावर 6 वोल्ट। अब प्रॉब्लम नंबर 2.3, 2 चार्जेज 2 माइक्रोकूलम 2 μc and -2 μc microcoulomb are placed at points A and B 6 cm apart. Part A, identify the equipotential surface of the system. Part B, what is the direction of the electric field at every point on this surface? 2 चार्जेज हैं, 2 आवेश हैं, एक +2 माइक्रोकूलम, दूसरा -2 माइक्रोकूलम। एक है आवेश और कहाँ सिचुएटेड है, दोनों +2 माइक्रोकूलम पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, स्थित है, और यहाँ पर ए पर है कितना, +2 माइक्रोकूलम चार्ज, और बी पॉइंट पर कितना है, बी पॉइंट पर है, दूसरा पॉइंट बी है जहाँ पर कि इक्वल चार्ज है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन माइनस साइन है, नेगेटिव -2 माइक्रोकूलम बी पॉइंट पर सिचुएटेड। तो
दो चार्जेज हैं, टू चार्जेज, एक +2 माइक्रोकूलम पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, स्थित है, और दूसरा चार्ज -2 माइक्रोकूलम जो कि पॉइंट बी पर सिचुएटेड है, स्थित है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। मतलब ए और बी को ज्वाइन कर दिया जाए, ए और बी को ज्वाइन कर दिया गया, यह डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 cm। दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ए बी, उसका मिड पॉइंट सपोज कर लिया जाए वो है। तो पार्ट ए में है, इस प्रॉब्लम के पार्ट ए में है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। यहाँ दोनों आवेशों का जो सिस्टम है, बोथ चार्जेज +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम का जो सिस्टम है, निकाय है, इन दोनों आवेशों का जो निकाय है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। और पार्ट बी में है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इन दोनों आवेशों के सिस्टम का, मतलब इन बोथ चार्जेस के सिस्टम का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, समविभव पृष्ठ होगा, इन दोनों आवेशों के निकाय का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, समविभव पृष्ठ होगा, उसके प्रत्येक पॉइंट पर, उसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगी, यह इसको जो है मालूम करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, उसको दर्शाना है, इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर इन दोनों चार्जेज, मतलब +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ये बोथ चार्जेज हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन अपोजिट नेचर का है, मतलब अपोजिट नेचर का, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका जो समविभव पृष्ठ होगा, वह प्लेन होगा, वह वर्टिकल प्लेन होगा, जो कि दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के मतलब सेंटर से होकर के पास करेगा, और जो एक्सिस है दोनों, मतलब बोथ चार्जेज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं उस प्लेन को, उस वर्टिकल प्लेन को, उस उदग्र तल को, जो कि वर्टिकल प्लेन जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, सेंटर से पास करेगा, और ये वर्टिकल प्लेन हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दोनों चार्जेज के, बोथ चार्जेज +2 माइक्रोकूलम और सेकेंड है -2 माइक्रोकूलम के सिस्टम का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, जो कि एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, जो कि दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के सेंटर से होकर के पास कर रहा है। ये आपका ये वर्टिकल प्लेन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और चूँकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हिंदी में समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो वैसा पृष्ठ, वैसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पर इस ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस बोथ चार्जेस के सिस्टम का, दोनों चार्जेस के सिस्टम का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो कि बोथ चार्जेस को, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है। मतलब बोथ चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के सेंटर से पास कर रहा है। या वर्टिकल प्लेन जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या उदग्र तल है वर्टिकल प्लेन जो कि समविभव पृष्ठ है, और इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल समान इक्वल होता है, सेम होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि यह ए पॉइंट पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और बी पॉइंट पर -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल होगा, उतना ही फिर -2 माइक्रोकूलम के कारण जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट ओ पर सपोज किया सेंटर पर, तो दोनों का मतलब माने +2 माइक्रोकूलम के कारण जो पोटेंशियल होगा, और फिर -2 माइक्रोकूलम के कारण जो पोटेंशियल होगा सेंटर पर, तो माने या इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो टोटल कितना हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि चार्जेज का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन साइन अपोजिट है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चूँकि पोटेंशियल सेम होता है, हर जगह विभव का मान समान होता है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इस वर्टिकल प्लेन पर कहीं भी पोटेंशियल का मान कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये पोटेंशियल, ये इसका मतलब है कि पोटेंशियल सेम है, हर जगह सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डिफिनीशन है उसके अनुसार है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आइडेंटिफाई करना था, इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना था, तो हमने किया। और पार्ट बी में क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पर इसके प्रत्येक पॉइंट पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगा। मतलब जो यह डाइपोल है, एक तरह से ये डाइपोल है, इसलिए कि विद्युत द्विध्रुव भी है, इसलिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा नेगेटिव चार्ज है।
तो डाइपोल का जो एक्सिस है, मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन, उसी के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा दे, ये हो गया, ई वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के समभेवी पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी के लॉन्ग, मतलब दोनों चार्जेज +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग होगा, मतलब ए बी के लॉन्ग होगा, माने इस बोथ चार्जेज का जो सिस्टम है उसके एक्सिस के लॉन्ग होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन के क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो बी का, ए में तो आइडेंटिफायर कंस्ट्रक्ट करना था इक्विपोटेंशियल सरफेस को, और बी पार्ट के आंसर में लिख लें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायरेक्शन ऑफ राइट डाउन पार्ट बी में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द plane of the equipotencial surface, plane of the equipotential surface, that is along the line, along AB, that is from positive charge to negative charge, that is the line joining two charges, दोनों पॉजिटिव तथा निगेटिव चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग होगा, +2 माइक्रोकूलम चार्ज से -2 माइक्रोकूलम चार्ज की ओर, that is along the line joining two charges, that is line AB, that is from +2 माइक्रोकूलम चार्ज टू -2 माइक्रोकूलम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी हमने दिखाया है, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। Now problem 2.4, a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? Part A, inside the sphere, B, just outside the sphere, C, at a point 18 cm, at a point 18 cm from the center of the sphere. एक स्फेरिकल कंडक्टर है, या कहें जो कि चार्ज है, तो एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है, एक आवेशित गोला है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसकी कितनी है, R = 12 cm, और उस पर चार्ज 1 पॉइंट उसके पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर, स्फेरिकल कंडक्टर के स्फेयर के सरफेस पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज एक समान ढंग से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे सरफेस पर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्ट ए में है, 3 पार्ट में इसका प्रश्न है कि इस चार्ज स्फेयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी जस्ट आउटसाइड द स्फेयर कितना होगा, मतलब इस स्फेयर के जस्ट बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को सरफेस पर ही, सपोज सरफेस से जस्ट बाहर है, मतलब सरफेस के काफ़ी क्लोज है तो उसको सरफेस पर ही माना जाएगा उस पॉइंट को, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और सी, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, और फिर इस स्फेयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वह पॉइंट जो कि चार्ज स्फेयर के, होलो चार्ज स्फेयर के इस आवेशित गोले के आउटसाइड होगा पॉइंट वह, तो उस पॉइंट 18 सेंटीमीटर पर सेंटर से, तो वहाँ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पार्ट ए का आंसर तो बिल्कुल आसान है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम लोग देखे थे कि किसी चार्ज होलो स्फेयर या चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। किसी आवेशित खोखले गोले या आवेशित गोलीय खोल के अंदर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आसानी से इसका हो गया कि एक आंसर आप लोग लिखें, इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब बी का सॉल्यूशन करना है, पार्ट बी का, कि जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, मतलब इस स्फेयर के ठीक बाहर, इस गोले के ठीक बाहर, आवेशित गोले के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक बाहर का मतलब है कि वह पॉइंट एकदम सरफेस के क्लोज है, तो वह पॉइंट सरफेस पर ही, माने सरफेस पर ही वह पॉइंट सपोज किया जाएगा। जस्ट बाहर है तो सरफेस के काफ़ी क्लोज है, इसलिए सरफेस पर ही वह पॉइंट सपोज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर स्मॉल आर मानते हैं तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, मतलब स्फेयर के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। आर इक्वल टू स्मॉल आर पॉइंट पी का डिस्टेंस है, लेकिन सरफेस के जस्ट आउटसाइड है स्फेयर के, इसलिए उसे सरफेस पर ही मान सपोज किया जाएगा। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा।
क्योंकि सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कितना होता है स्फीयर में, कैपिटल आर उसका रेडियस होता है, तो 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12/100 मीटर, 12 × 10⁻² मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कितना होगा, ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर हो जाएगा, रेडियस स्फीयर की त्रिज्या हो जाएगी, डिस्टेंस सरफेस पर है इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और चार्ज क्यू का वैल्यू है स्फीयर के सरफेस पर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम है, 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, और आर रेडियस कितना है स्फीयर का, त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12/100 मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 12 × 100 ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻⁻² हो जाएगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है तो 12/100 इसके 12 के डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर जा करके 10 न्यूमरेटर में इसका मतलब इसके न्यूमरेटर में तो 12 × 10⁻² मीटर, लेकिन आर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9 × कितना हो जाएगा 9 × 1.6, ऐसे 1.6 × 9 तो 14.4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 10⁻9 - 10⁻7 प्लस 9 +9 - 7 10⁻7 इक्वल टू 10⁻2, यहाँ +2 पावर बचेगा 9 - 7 इक्वल टू 2, और ये हो गया नीचे 12 स्क्वायर 144 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² का होल स्क्वायर, दैट इज 10⁻4। अब यहाँ पर कितना 1.6 है और यहाँ 144 है, तो ये कैंसिल होकर के 1.6 से 144 कैंसिल होकर के 90 हो जाएगा, 90 16 × 9 144 होता है, अब वो और 1.6 है मतलब 1 प्लेस पर डिसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90, और 9 से 90 कैंसिल होकर के 10 हो गया, और 10 का से इसका एक पावर कैंसिल होकर के 10 स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो ये 0 कैंसिल होकर 10⁻+1, और नीचे में 10⁻⁻4 है, ऊपर जाकर न्यूमरेटर में जाकर के 10⁻+4 हो जाएगा, तो 10⁻+4 × 10⁻1 दैट इज 10⁻1 मीन्स 10, तो 10⁻4 × 10 दैट इज 10⁻5। तो आंसर आ गया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द होलो चार्ज स्फीयर इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम, आंसर हो गया। चार्ज स्फीयर के ठीक बाहर, ठीक जस्ट आउटसाइड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 10⁵, इज कैपिटल ई सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आवेशित गोले के ठीक बाहर मतलब गोले के पृष्ठ पर सरफेस पर स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब केवल इसमें मालूम करना है थर्ड पार्ट इसका सी, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर से 18 सेंटीमीटर। अब पॉइंट कहाँ हो गया, सरफेस से आगे चला गया, आउटसाइड द स्फीयर, चार्ज स्फीयर, और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, अब ये डिस्टेंस हो गया पॉइंट पी आउटसाइड हो गया, बाहर हो गया चार्ज स्फीयर के, और ये डिस्टेंस अब कितना हो गया स्मॉल आर इक्वल टू, इस डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लेंगे, सिंबल से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल आर इक्वल टू 18, कितना है डिस्टेंस, आउटसाइड पॉइंट है उसका डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो 18 से सेंटर से मतलब चार्ज स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा एक्सप्रेशन वही एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे उस फार्मूला से, तो उस फार्मूला का यूज करते हैं। तो होलो स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो कि पार्ट सी है उसका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 9 × 10⁻9, और चार्ज का वैल्यू है 1.6 × 10⁻7, एंड आर डिस्टेंस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लें, आउटसाइड पॉइंट पी है, बाहर मतलब चार्ज स्फीयर के बाहर, आवेशित गोले के बाहर बिंदु हो गया, इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर 18 सेंटीमीटर पर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/100 मीटर, दैट इज 18 × 10⁻2 मीटर, तो आर के जगह हो गया कितना 18 मीटर को 18 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 9 × 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+9, और यहाँ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, तो दैट इज 9 - 7 कितना हो जाएगा 9 - 7 2, तो टोटल पावर अब कितना बचा 10⁻2 अपॉन, और इसको 18 स्क्वायर है तो 18 × 18 लिखा जा सकता है, इसलिए कि 9 से कैंसिल हो जाएगा 18, तो 18 × 18 10⁻2 का स्क्वायर दैट इज 10⁻2 का स्क्वायर दैट इज 10⁻2 × 10⁻2 10�4। अब 9 से कैंसिल हो गया, 18 × 18 लिखा 18 स्क्वायर को, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएगा 2 से 1.6 तो 0.8,
और फिर 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 0.8 18 है डिनोमिनेटर में, तो 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 से कैंसिल होने पर 9 × 2 18, और यहाँ 2 से कैंसिल होगा 0.8, तो 0.4, तो बचा कितना अब 0.4/9, और यहाँ पर 0.4/9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में है, ऊपर न्यूमरेटर में जाके +4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में पहले से 10² है, तो 10⁻+2 × 10⁴, दैट इज 10⁻6। अब यहाँ से 0.4 है, तो यहाँ पर 10⁻6 पावर से 10 का पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ 4/10 हो जाएगा, और 10⁻6, तो 10 से 10⁻6 का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट से 10⁻6 का मतलब 10 का एक पावर न्यूट्रलाइज हुआ, तो कितना बचेगा 10⁵, तो 4/9 × 10⁵, 4/9 × 10⁵, और इसको लिखा जा सकता है 40/9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+4। 10⁻+5 है, तो इससे 10 को अलग कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 10 40, तो 40/9 × 10⁴ यहाँ बचेगा 10⁵ की जगह। अब इसे डिवाइड करें 40 में 9 से, तो 4 टाइम्स पहले जाएगा, 9 × 4 36, फिर 4 बचेगा, तो फिर 4 4 बार जाएगा 4 टाइम्स, तो 4.44 × 10⁴ ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, E = 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी ऑफ द प्रॉब्लम कि चार्ज स्फीयर के आवेशित गोले के सेंटर से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, E = 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और फार्मूला हमने यूज किया कैपिटल E = 1/4πε0 × Q/r²। गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन, जिसको हम लोग चैप्टर फर्स्ट में डिराइव कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम 2.5, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम भी है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड 8 pf, 1 pico is equal to 10⁻⁻12. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 8? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र, जिसके दोनों प्लेटों के बीच में जब एयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना है 8 पिकोफैराड, मतलब C। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d, और यह कितना दिया है कैपेसिटेंस C का वैल्यू है। जब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = ε0A/d, और C जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू 8 पिकोफैराड है, मतलब C का वैल्यू फॉर्मूला C का हो गया ε0A/d, और C के बदले में कितना है 8 पिकोफैराड है। 8 पिकोफैराड = ε0A/d। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। ε0A/d का वैल्यू, जो कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वह वैल्यू है 8 पिकोफैराड। कब, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तब। ये आपका डायग्राम भी इसको मैं स्केच करता हूँ। ये प्लेट है, सपोज करते हैं एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट दूसरा प्लेट है। सपोज किया जाए प्लेट P है, दूसरा प्लेट Q है, कैपिटल Q। तो दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पर D है, और जब दोनों के बीच में एयर है डाइलेक्ट्रिक के रूप में, तब इसका कैपेसिटेंस कितना है C है, जो कि दिया है 8 पिकोफैराड, फार्मूला ε0A/d। लेकिन जब इन दोनों प्लेटों के बीच में, जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए और पूरा उसका जो स्पेस है दोनों प्लेट के बीच में वह एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पारवैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, पारवैद्युत नियतांक उसका कितना है 8 है, K का वैल्यू। तो तब कितना होगा इसका न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा इस कैपेसिटर का, कब, जब इसके दोनों प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए पहले से, पहले जितना था उसका हाफ, पहले था D, अब सेपरेशन पहले सपोज किया था D, अब D/2 हो गया, न्यू डिस्टेंस D' = D/2, हाफ डिस्टेंस रह गया D के बदले में D/2, और पूरा स्पेस भर दिया गया किससे, पूरा स्पेस फिलअप कर दिया गया दोनों प्लेटों के बीच में। अब एयर के बदले में क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है,
वैसा मटेरियल जिसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य माने बहुत ही कम। तो वैसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो उपस्थित नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो काफ़ी कम संख्या में, नेग्लिजिबल, नगण्य, तो वैसे मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, K = 6। पारवैद्युत स्थिरांक का वैल्यू कितना है, हिंदी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पारवैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। तो उसका K का वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 6 है। तो एयर के बदले में अब कौन सा डाइलेक्ट्रिक हो गया, दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये दोनों प्लेट्स के बीच का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया गया पहले, तो न्यू डिस्टेंस d' = d/2, और एयर के बदले में अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर रख दिया गया दोनों प्लेट्स के बीच में, पूरे स्पेस को फिलअप कर दिया गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 6 है। तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस इस सिचुएशन में, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र की जो नई धारिता है, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फिगर 2 हो गया। डायग्राम को हमने स्केच किया कि प्रॉब्लम को समझने में और भी सुविधा होगी। तो C' = कितना हो जाता है, K टाइम, जितना टाइम्स हमने इसे भी, इसका भी फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, उसके पूरे स्पेस को भर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, न्यू कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स हो जाता है, K × C। तो K टाइम का मतलब है K तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, और C का मतलब है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, पहले C दिया है ε0 A/, अब लेकिन D के बदले में केवल D के बदले में अब डिस्टेंस केवल d/2 हो जाएगा। तो K × C हो जाएगा, K टाइम्स × C होगा। C का मतलब है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो शुरू में दिया है, इसका वैल्यू भी है, लेकिन अंतर यही है कि इसमें D डिस्टेंस था, अब d/2 हो जाएगा। तो K × C, C के बदले में कितना हो जाएगा, ε0 A/D के बदले में d/2, तो K × 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 × K का वैल्यू है, हम लोग पुट कर देंगे, और ε0 A/, कैपिटल A क्या है, एरिया है प्लेट का, दोनों प्लेट्स में ईच प्लेट का एरिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में ईच प्लेट का एरिया, प्रत्येक प्लेट का एरिया क्या होता है, सेम होता है, तो वही एरिया ये है। तो 2 × K × ε0 A/D, तो 2 और K का वैल्यू कितना है, 6 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा गया है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K का वैल्यू 6 रख दिया, और ε0 A/D का वैल्यू कितना है, 8 पिकोफैराड पहले से दिया है प्रॉब्लम में शुरू में, तो × 8 ε0 A/D का वैल्यू कितना हो गया, जब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जब एयर था तो उसका कैपेसिटेंस था कितना, 8 पिकोफैराड। तो उसके लिए फार्मूला है ε0 A/D, तो उसका वैल्यू ε0 A/D का वैल्यू 8 रख दिया गया इक्वेशन 8 से। तो अब कितना हो गया, अब ये हो गया 8 × 6 दैट इज 48 × 2 दैट इज 96, और चूँकि कैपेसिटेंस का वैल्यू पिकोफैराड में दिया हुआ था, पहले था जब एयर था दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के, तो 8 पिकोफैराड था, तो यहाँ भी आंसर होगा पिकोफैराड। तो क्या हम देख रहे हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया और दोनों की प्लेट के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया गया, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 8 पिकोफैराड की जगह पर अब 96 पिकोफैराड हो गया। तो 2 × 6 × 8 × 6 दैट इज 48 × 2 दैट इज 96 पिकोफैराड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो कंक्लूड होता है, यह वीडियो पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने 2.5 के बाद, मतलब 2.6 से जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं NCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, तो उसका भी सॉल्यूशन जल्द ही किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए थैंक यू वेरी मच।